डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा सोलर रेडिएशन क्या है और पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। सोलर रेडिएशन और हीट बजट के बारे में पढ़ा जाएगा और कई बार प्रश्न यही आता है एग्जाम में। अ, सौर विकिरण को परिभाषित करते हुए पृथ्वी के ऊष्मा बजट पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए या ऊष्मा बजट के बारे में बताइए। विद्यार्थियों, इसको कुछ हम डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि सौर विकिरण क्या है। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है ये आग का गोला है। ये हमारा सूर्य है, आग का गोला है। या दूसरे शब्दों में, तकनीकी शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये गर्म गैसों का पिंड है। इसके आंतरिक भागों का तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस है और इसके भूपृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस आग के गोले से या गर्म गैसों के पिंड से निरंतर स्पेस में एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी विकृत हो रही है। लगातार एनर्जी निकल रही है, आप देख पाते हैं। ये सूर्य के चारों स्पेस दिखा है, स्पेस 6000 डिग्री सेल्सियस, सेवरल लाख डिग्री सेल्सियस, कई लाख डिग्री सेल्सियस, स्फीयर ऑफ फायर्स और हॉट गैसेस मासेस। यानी सीधी सी बात है, सूर्य गर्म गैसों का गोला है जिसको गर्म गैसों का पिंड भी हम कह सकते हैं। इसके आंतरिक भागों का तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और ये लगातार एनर्जी स्पेस में छोड़ रहा है और ये एनर्जी लगातार, हीट एनर्जी लगातार हम धरती पर भी प्राप्त कर रहे हैं। और जो ये हीट एनर्जी सूर्य ने छोड़ी है, ये जो हीट एनर्जी हम प्राप्त कर रहे हैं, देखिए सूर्य है, ये हीट एनर्जी स्पेस में छोड़ रहा है। स्पेस रेडिएटेड हीट एनर्जी, सूर्य से छोड़ी गई हीट एनर्जी हम धरती पर भी प्राप्त कर रहे हैं और इस छोड़ी गई हीट एनर्जी को हम सौर विकिरण कहते हैं। थोड़ा सा की शब्दावली में भी थोड़ा सा ये कह लीजिए, थोड़ी सी रिफाइंड लैंग्वेज में इसको कहें, आम आदमी की बोलचाल की भाषा में तो यही है, परंतु थोड़ा सा एक रिफाइंड लैंग्वेज में कहें तो उसको हम समझा देते हैं। ये यहां भी देखिए आप, ये सूर्य दिखाया गया है और सूर्य से लगातार तरंगे निकल रही हैं, वेव्स निकल रही हैं। ये वेव्स है, ये वेव्स दिखाई दे रही हैं, ये आप सर्पिलाकार देख रहे हैं, वेव इसी प्रकार वेव निकलती है। सूर्य से लगातार वेव निकल रही हैं। लिखा है रेडिएटिंग एनर्जी, सूर्य से विकृत होने वाली एनर्जी, सूर्य से निकलने वाली एनर्जी। ये जो सूर्य से एनर्जी निकल रही है, जो स्पेस में जा रही है, ये किस रूप में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है। और कुछ तरंगे छोटी है, कुछ तरंगे बड़ी हैं। ये देखिए, छोटी तरंग है, ये बड़ी तरंग है, ये और बड़ी तरंग है। यानी इसमें कुछ तरंगे छोटी है, कुछ तरंगे बड़ी हैं। और ये सूर्य से जो लगातार एनर्जी की वेव निकल रही हैं, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई हमारी धरती पर पहुंच रही है। अर्थ दिखाई है यहां, अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी यहां सीधी सी बात यह है कि सूर्य से जो एनर्जी निकल रही है, सूर्य से जो विकृत ऊर्जा है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकल रही है। यानी सूर्य से जो एनर्जी निकल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकल रही है और उसकी गति बताया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार परिभाषा क्या बन सकती है इसकी? सूर्य से विकृत होने वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई धरती पर हमें प्राप्त हो रही है, वो सौर विकिरण कहलाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, सूर्य से निकलने वाली या सूर्य से विकृत ऊर्जा
सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है, वो सौर विकिरण कहलाता है। अब इसमें एक शब्द आया है विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम शब्द का अर्थ यहां यह है कि सूर्य से कुछ छोटी तरंगें निकलती हैं, कुछ बड़ी तरंगें निकलती हैं। इन छोटी बड़ी तरंगों के समस्त परिवार को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से बता देता हूं। आपका परिवार है, उसमें किसी सदस्य की उम्र 2 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 80 साल है, परंतु सबको नाम क्या दिया गया? परिवार। तो यहां ऊर्जा जो सूर्य से निकल रही है, कुछ छोटी तरंगों के रूप में निकल रही है, कुछ बड़ी तरंगों के रूप में निकल रही है, तो इस समस्त परिवार को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब दोबारा फिर मैं बोल दूं कि ये क्या हुई है, हिंदी में भी लिखा है मैंने, यहां बिल्कुल परिभाषा लिखी है। सूर्य से विकिरित ऊर्जा जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई धरती पर पहुंच रही है, धरती पर आ रही है, उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। विद्यार्थियों, जितनी भी सौर विकिरण निकलती है सूर्य से, वो सारी की सारी हमारे पास नहीं पहुंच पाती, उसका थोड़ा सा ही भाग पहुंच पाता है। कितना पहुंच पाता है? कितना पहुंच पाता है? 2 अरबवां हिस्सा सूर्य से जितनी भी एनर्जी निकल रही है, जितनी भी हीट एमिट हो रही है, निकल रही है, विकिरण निकल रही है, उसका केवल 2 अरबवां हिस्सा, ये पीला कलर यहां दिया गया इसका, उसका 2 अरबवां हिस्सा ही हमारे पास पहुंच पाता है। और वो भी सरफेस पर नहीं, वो भी वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, लिखा ना आउटर लेयर, एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर पर जितना सूर्य एनर्जी छोड़ रहा है, उसका केवल 2 अरबवां हिस्सा ही हम प्राप्त कर रहे हैं। और आउटर लेयर कितनी दूर है? जब वायुमंडल का चैप्टर करवाया, उसमें बताया गया था कि वायु 32,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक भी विद्यमान है। तो धरती से 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हम सौर विकिरण प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य से छोड़ी गई कुल विकिरण का 2 अरबवां हिस्सा है, यानी बहुत ही कम हम प्राप्त कर रहे हैं। क्यों कम प्राप्त कर रहे हैं? इतनी कम क्यों? क्योंकि सूर्य और यहाँ ये हमारी धरती है, इसके जो बीच की डिस्टेंस है, ये लिखा है 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर होने के कारण ही हम सूर्य से छोड़ी गई एनर्जी का केवल 2 अरबवां हिस्सा ही हम प्राप्त कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, ये बॉक्स बनाया, देखिए यहां ध्यान से, बॉक्स कर्सर है यहां, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट में 1.94 ग्राम कैलोरी एनर्जी हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट में 1.94 कैलोरी एनर्जी हम प्राप्त कर रहे हैं। और 1 कैलोरी होती है 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी काम आएगी, वो 1 कैलोरी कहलाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझने की चीजें हैं ये। कभी ये छोटी छोटी चीजें आप एग्जाम में लिखने बैठ जाओ कि कैलोरी क्या होती है। यानी हम जो छोड़ी गई एनर्जी का थोड़ा हिस्सा क्यों प्राप्त कर पाते? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर, एंड इन दिस प्रोसेस a large portion of energy is lost during the travel of solar radiation waves. अब ये जो हमारा सोलर रेडिएशन है, जिसको हम सौर विकिरण कहते हैं, जिसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, ये सारा का सारा जो संसार, जो हमारे अंदर एनर्जी चल रही है, जो आपकी बाइक में एनर्जी चल रही है, जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, सारी की सारी एनर्जी प्रत्यक्ष तथा या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही आती है। कैसे आती है? थोड़ा सा मैं समझाता हूं।
यानी सोलर एनर्जी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? विद्यार्थियों, जो हमारे महासागरों में और वायुमंडल में एनर्जी है, उस एनर्जी का 99.97% 99.97% सूर्य से ही आती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आपके और हमारे शरीर में जो एनर्जी चल रही है वो भी यहीं से आई है, सूर्य से। आप कहोगे जी ये कैसे आई है? आपने खाना खाया, खाना कहां से आया? पेड़ पौधों से आया। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सूर्य की हीट की, सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का हीट, सूर्य की एनर्जी, सोलर रेडिएशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त एनर्जी का भंडार है। आप कहोगे जी जो हमारी मोटरसाइकिल है उसमें कैसे सूर्य की एनर्जी चल रही है? कोयले का या पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? वनस्पति के भूमि के काफी नीचे दब जाने से, गलने सड़ने से वनस्पति कैसे बनी? सूर्य के बिना वनस्पति उग ही नहीं सकती। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सारी की सारी सूर्य कारण ही। दूसरे जो आपके वेदर सिस्टम है, वेदर सिस्टम मीन्स मौसमीय जो तंत्र है, वेदर सिस्टम मौसमीय तंत्र है या जलवायु का तंत्र है, चाहे उसमें टेम्परेचर की बात हो, तापमान की बात हो, विंड पवनों की बात हो, क्लाउड्स बादलों की बात हो, कंडेंसेशन संघनन की बात हो, कंडेंसेशन संघनन की बात हो, या प्रेसिपिटेशन वर्षा की बात हो, ये सारा का सारा इस सूर्य ने ही किया है। क्योंकि सूर्य ना होता, सूर्य अगर एनर्जी विकृत ना करता, ना सूर्य एनर्जी छोड़ता, ना धरती पर तापमान होता। अगर तापमान में भिन्नताएं ना होती, ना वायु चलती, ना बादल बनते, ना ओस पड़ती, ना धुंध पड़ता, ना पाला पड़ता। ये संघनन के रूप है, कंडेंसेशन के रूप है, ओस धुंध पाला, और ना ही हमारी वर्षा होती। यानी जो भी जलवायुवीय घटनाएं हैं, मौसमीय घटनाएं हैं, सारी की सारी सोलर एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, तभी इस संसार में संभव है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र जो इस संसार में चल रहा है, वो भी सारा का सारा सूर्य सौर एनर्जी के ऊपर, सौर विकिरण के ऊपर निर्भर है। कैसे? छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, लंबी चौड़ी बातें हैं, यहां लंबा नहीं चलेंगे इस मामले को लेकर। समुद्रों से, नहरों से, नदियों से पानी उड़ा, कहां पहुंचा? वायुमंडल में। वायुमंडल से क्या बने? बादल बने। बादल ने क्या की? बारिश। बारिश का पानी कहां गया? समुद्रों में गया, नहरों में गया, नदियों में गया, भूमिगत गया। भूमिगत से किसने ले लिया? पेड़ पौधों ने ले लिया। और पेड़ पौधों में जलवाष्प किसने सोख लिया? वायुमंडल ने सोख लिया। इसी प्रकार आपके शरीर पर जो पसीना आता है वो वायुमंडल द्वारा सोख लिया जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। यानी समस्त जल चक्र, ब्रीफ में मैं बता दूं, समस्त जल चक्र केवल सौर विकिरण के कारण संभव है। और जो आपकी डेन्यूडेशनल प्रोसेस है, अनाच्छादन, डेन्यूडेशनल प्रोसेस होता, अनाच्छादन और अपक्षय का जो कार्य है, सारा का सारा इसी पर निर्भर है। पवनें अपर्दन करती हैं, नदी हिमनदी अपर्दन करती है। यदि सूर्य ही नहीं ना होता, ना तापमान होता, ना पवनें चलती, ना नदी बनती, ना हिमनदी बनती, तो डेन्यूडेशन कैसे होता? अपक्षय, चट्टानें गल सड़ जाती हैं तापमान के कारण, तो अपक्षय भी इसी से संभव है। ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, लंबे चौड़े मामले हैं। और जो धरती पर लाइफ है, क्योंकि धरती पर जो लाइफ है, चाहे वेजिटेशन की लाइफ है, एनिमल की लाइफ है, चाहे आपकी लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ है, मानव की लाइफ है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है सोलर एनर्जी के ऊपर। आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लंबा नहीं खींचना, 20-30 लाइनों में इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करना, इंक्लूडिंग डेफिनेशन, क्योंकि मैंने काफी लंबा बता दिया, इतना लंबा आपको नहीं लिखना, शेष प्रश्न अन्यथा आपका रह जाएगा। विद्यार्थी, इसका दूसरा प्रश्न है हीट बजट। हीट बजट, और हीट बजट की बजाय मैं आज ये पढ़ा दूं आपको, जो सीडी डली है, ये जो डली है जो आपकी पीपीटी, वो दूसरी डल गई है, तो इसलिए दूसरा ही ये पढ़ा देता हूं उसकी बजाय। इसमें फैक्टर्स कंट्रोलिंग सोलर रेडिएशन, धरती पर जो सोलर रेडिएशन पहुंच रही है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन कौन से कारक कंट्रोल करते हैं?
यानी सोलर रेडिएशन को, सौर विकिरण को नियंत्रण करने वाले कारक या सौर रेडिएशन को, सूर्य विकिरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें ये पीपीटी दूसरी डल गई है, इसीलिए हम इस प्रश्न को ले लेते हैं पहले। चलो कोई बात नहीं, दोनों प्रश्न करवाने हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें जो पहला फैक्टर है, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर सूर्य की किरणों का झुकाव। अर्थ सरफेस यानी धरती की सतह पर सूर्य किरणों का झुकाव। ये देखिए, ये पहला जो सर्कल है वो धरती को दर्शा रहा है, बाहर वाला जो सर्कल है वो वायुमंडल की बाहरी सीमा को दिखा रहा है। यानी ये एटमॉस्फेयर है आपका, और ये आपका अर्थ सरफेस है, पूरा का पूरा ये अर्थ सरफेस है। अर्थ का बाहरी सरफेस है, इंटीरियर है, और ये वायुमंडल इसमें दिखाया गया है। पहला फैक्टर जो धरती पर सौर विकिरण को प्रभावित करता है, यानी कहां सौर विकिरण ज्यादा मिलेगी, कहां सौर विकिरण कम मिलेगी, यानी धरती पर सौर विकिरण को प्रभावित कर, सौर विकिरण का वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज ऑन अर्थ सरफेस। धरती पर सूर्य की किरणों का झुकाव, यानी धरती पर किस एंगल पर सूर्य की किरणें आकर पड़ती हैं, क्या वो लंबवत पड़ती हैं या वो तिरछी पड़ती हैं, यानी धरती पर सूर्य की किरणों का झुकाव। विद्यार्थियों, अब इसमें देखिए, ये भूमध्य रेखीय पोर्शन है, ये भूमध्य रेखीय पोर्शन है। यहां जहां बी डैश लिखा है, ए डैश लिखा है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ए डैश लिखा ध्रुवीय क्षेत्र है, और सी डैश लिखा है ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जिसको कह लीजिए शीतोष्ण का क्षेत्र कह लीजिए। अब यहां देखिए, ये सरफेस है आपका, ये ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, कर्सर जा, ये सरफेस है धरती का। इस सरफेस पर इस बीम को देखिए, इस बीम को देखिए, ये बिल्कुल सीधा सरफेस है, ये बीम है। बीम का अर्थ है कि सूर्य किरण का, सौर किरण का पुंज, सूर्य की किरणों का पुंज, ये सूर्य की किरणों का पुंज, और ये जो धरती का सरफेस है बिल्कुल लंबवत है। यहाँ देखिए 90 का कोण बनेगा, यहाँ 90 का कोण बनेगा यहाँ। और यहां देखिए, ये आपका वक्रता है धरती की, ये वक्रता है धरती की, वक्र धरती। यहां देखिए, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के साथ ये जो बीम है, ये जो सौर किरण पुंज है, ये 90 का कोण नहीं बना रहा, यहां झुकाव कुछ और है। यानी सीधा यहां देखिए, यहां 90 का कोण है किरण पुंज का, यहां 90 कोण नहीं है, यहां बहुत तिरछी किरणें हैं। यहां 90 का कोण तो नहीं है, परंतु B1 की अपेक्षा C1 पर जो किरणें हैं वो तिरछी हैं। सबसे ज्यादा तिरछी किरणें यहां हैं, उसके बाद यहां है, और सबसे कम तिरछी किरणें यहां है। यानी यहां तो लंबवत किरणें हैं, यहां तिरछी किरणें, यहां भी तिरछी किरणें। यानी सूर्य की किरणों का झुकाव दो तरीके से पृथ्वी पर सौर विकिरण को प्रभावित करता है। दो तरीके कौन से हैं? एक तो क्षेत्रफल, दूसरा थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्षेत्रफल और वायुमंडल की मोटाई। अब ये जो किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, ये देखिए किरणपुंज भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है। इतना ही किरणपुंज यहां है, इतना ही मोटा किरणपुंज यहां है, इतनी मोटाई किरणपुंज यानी इतने ही किरणें यहां है, इतनी ही किरणें यहां पड़ रही, इतनी ही किरणें यहां, इतनी ही किरणें यहां। जहां लंबवत किरणें पड़ रही, क्षेत्रफल की बात हो रही है, पहला पॉइंट है क्षेत्रफल का। इस किरणपुंज को देखिए B1, बिल्कुल थोड़ा सा क्षेत्र गर्म करना पड़ रहा है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं। अब ये जो किरणपुंज है, ये देखिए B किरणपुंज है, B किरणपुंज को, ये सारा का सारा किरणपुंज आया पूरा का पूरा, B किरणपुंज को थोड़ा सा एरिया गर्म, थोड़ा सा क्षेत्र
लेना पड़ा गर्म करने के लिए, या ये कह लीजिए कि बहुत अधिक मात्रा में सौर विकिरण आया और थोड़े से क्षेत्र पर ही फैल गया। अब यहां दूसरी जगह देखिए, यहां सी किरण पुंज है, जितनी किरणें यहां है उतनी किरण यहां है, यानी जितना मोटा किरण पुंज यहां इतना ही मोटा किरण पुंज यहां है, परंतु इतने ही किरणों का फैलाव, अब ये देखिए यहां एरिया कम है, यहां एक फैलाव ज्यादा हो गया, यानी यहां फैलाव ज्यादा है। कहां फैलाव ज्यादा है? जहां पृथ्वी पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। देखिए यहां ये तिरछी है, ये बिल्कुल लंबवत है, यहां देखिए लंबवत है, यहां सूर्य की किरणें तिरछी है, यानी सूर्य की जब किरणें तिरछी पड़ेंगी, जहां सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी उस किरण पुंज को अधिक एरिया को कवर करना पड़ेगा, यानी वो अधिक एरिया पर फैलेंगी। यहां कम है, यहां ज्यादा है। और देखिए यहां देखिए इतना ही किरण पुंज है, जितना ये था इतना ही किरण पुंज ये है, परंतु इस किरण पुंज को इतना लंबा चौड़ा एरिया कवर करना पड़ता है, यानी यहां ये कह लीजिए कि बहुत लंबा चौड़े एरिया है, किरणें उतनी ही हैं, तो यहां प्रति इकाई क्षेत्र कम किरणें बांटे आएंगी, यानी इतनी किरणों का फैलाव देखिए लंबे चौड़े क्षेत्र में है, यानी थोड़ी थोड़ी किरणें बांटे आएंगी एयर में, और यहां आएंगी थोड़े से क्षेत्र में ज्यादा किरणें बांटे, यहां इसकी तुलना में ज्यादा परंतु ध्रुवों की तुलना में कम। यानी पहला जो एस्पेक्ट था क्षेत्र का, उसके बारे में मैं ये बता रहा था कि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, ये लंबवत किरणें हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, उन लंबवत किरण पुंजों को कम क्षेत्र कवर करना पड़ता है, यानी कम क्षेत्र गर्म करना पड़ता है, बिल्कुल सरल भाषा में ये कह लीजिए समझने के लिए। यानी किरणें मान लीजिए 100 किरणें हैं, एक तो 100 किरणें थोड़े से एरिया में, ये 100 किरणें ज्यादा एरिया में, ये 100 किरणें इसकी तुलना में ज्यादा में परंतु ध्रुवों की तुलना में कम में, यानी सीधा सा अर्थ ये है कि जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी वहां स्थिति ये होगी कि प्रति इकाई क्षेत्र पर सौर विकिरण कम बांटे आएगा। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि जो जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं प्रति इकाई क्षेत्र पर कम सौर विकिरण प्राप्त होता है। यह था क्षेत्रफल का पॉइंट। दूसरा है आपका, इसमें लिखा भी है एरिया, रेज फॉलिंग वर्टिकली ऑन अर्थ सरफेस कवर्स लेस एरिया, बी इंक्लाइंड वेव्स ऑन अर्थ सरफेस कवर मोर एरिया। चलो तो परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम ये हुआ कि प्रति इकाई क्षेत्र पर यहां अधिक सूर्य ताप प्राप्त हुआ और यहां प्रति इकाई क्षेत्र पर कम सूर्य ताप प्राप्त हुआ। दूसरा इसका पॉइंट है थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की थिकनेस भी प्रभावित करती है पृथ्वी पर सौर विकिरण के वितरण को। अब ये देखिए यहां ये जो तिरछी किरणें हैं, ये देखिए यहां मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। वायुमंडल हर जगह बराबर मोटाई का है, इतना ही मोटा यहां, इतना मोटा यहां, इतना मोटा यहां। तिरछी किरणों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा थिकनेस को क्रॉस करना पड़ेगा भूपृष्ठ पर पहुंचने के लिए, और सीधी किरणों को कम थिकनेस को कवर करना पड़ेगा वायुमंडल की। यानी इन किरणों को, जो लंबवत किरणें हैं, उनको भूपृष्ठ पर पहुंचने के लिए कम मोटे वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। तिरछी किरणों को जो तिरछी पड़ रही है धरातल पर, उनको अधिक मोटा वायुमंडल क्रॉस करना पड़ता है। ये देखिए मोटाई यहां से यहां तक है, इसकी मोटाई यहां से यहां तक है, और जब ये किरणें भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं, यहां कम मोटा वायुमंडल गर्म करना पड़ता है, तो यहां ज्यादा किरणें प्राप्त होंगी। क्यों ज्यादा किरणें प्राप्त होंगी? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जब वायुमंडल से किरणें गुजरेंगी, वायुमंडल द्वारा कुछ
किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, परावर्तित कर दिया जाएगा और कुछ को बिखेर दिया जाएगा। यहां फिर आते हैं, अब ये देखिए यहां, अब यहां जलवाष्प भी है, धूलिकण भी है, गैसें भी हैं। थोड़ा मोटा वायुमंडल से गुजरना पड़ रहा है तो थोड़ी मात्रा में मिलेंगे चीजें, तो ज्यादा मात्रा में विकिरण धरती पर पहुंचेगा। यहां देखिए बहुत मोटे वायुमंडल को क्रॉस करना पड़ रहा है तिरछी किरणों को, तो यहां धूलिकण है, जलवाष्प हैं, बादल हैं और विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी ठोस कण, द्रव कण और गैस के कण हैं। तो इन तिरछी किरणों में से जो तिरछी किरणें ध्रुवों की तरफ किरणें जा रही हैं, जो मोटा वायुमंडल क्रॉस करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां मौजूद वाटर वेपर, जलवाष्प कह लीजिए, धूलिकण कह लीजिए या गैसें कह लीजिए, अधिक मात्रा में इन किरणों को का अवशोषण कर लेती हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, खा लेती हैं कह लीजिए इनको, या परावर्तित कर देंगी। परावर्तित करने का अर्थ है कि इनको वापस अंतरिक्ष में भेज देंगी या इनको स्कैटर कर देंगी, बिखेर देंगी, टकरा के 10 दिशाओं में बिखर जाएगी। यहां अवशोषण का या परावर्तन का या फिर बिखराव की घटना कम होगी, यानी बिखराव की, अवशोषण की, परावर्तन की घटना कम हुई तो सारा का सारा ज्यादातर पोर्शन सौर विकिरण का यहां पहुंच गया। यहां कुछ वायुमंडल ने खा ली ज्यादा मात्रा में, कुछ परावर्तित हो गई, परावर्तित करता बाहर चले जाना, और कुछ को बिखेर दिया, तो यहां पर कम मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होगा। यानी सीधी सी बात है कि तिरछी किरणों को अधिक मोटे वायुमंडल क्रॉस करने के कारण उनको दिक्कत पड़ती है, यानी सारी की सारी वो नहीं पहुंच पाती इसमें धरती पर, तो परिणाम स्वरूप जो हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, तो हमें कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। यानी तिरछी किरणों के यहाँ 2 पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्षेत्रफल का था, दूसरा पॉइंट था आपका थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर। यहाँ लिखा है इंक्लाइंड रेज टुवर्ड द पोल हैव टू क्रॉस मोर थिकनेस ऑफ एटमोस्फियर। तिरछी किरणों को पोल की ओर जाते हुए अधिक मोटे वायुमंडल को क्रॉस करना पड़ता है। सी बीम ए बी इन द फिगर, ये देखिए फिगर, मोर द थिकनेस ऑफ एटमोस्फियर, यानी जितनी एटमोस्फियर की मोटाई होगी, व्हाइल क्रॉसिंग ऑफ रेज मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, यानी जितनी वायुमंडल की मोटाई होगी, मोर द थिकनेस ऑफ एटमोस्फियर व्हाइल क्रॉसिंग द रेज मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, उतना ही ज्यादा अवशोषण होगा, रिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा, स्कैटरिंग, बिखरने की क्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। यानी इसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली मोर इंसोलेशन एट इक्वेटर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर अधिक इंसोलेशन प्राप्त होगा, सौर विकिरण प्राप्त होगा, लेस इंसोलेशन टुवर्ड्स पोल, और पोल की तरफ कम इंसोलेशन प्राप्त होगा। यानी क्षेत्रफल के संदर्भ में भी यही निष्कर्ष है और वायुमंडल की मोटाई के संदर्भ में भी यही निष्कर्ष निकले हैं। कुछ सिलेक्टेड लैटिट्यूड हैं, ब्लेयर एक विद्वान हुए, ब्लेयर के अनुसार उन्होंने ये कहा है, कुछ सिलेक्टेड है 0, 30, 60 और 90 लिए हैं। अगर हमें 0 डिग्री लैटिट्यूड पर यानी भूमध्य रेखा पर अगर 100 यूनिट हमें सौर विकिरण प्राप्त होता, 30 डिग्री पर घटकर 88, 60 डिग्री पर घटकर 57 और ध्रुवों पर घटकर 42 डिग्री रह जाता है, इनके कारण ही। दूसरा यहाँ चर्चा का बिंदु है, यानी दूसरा कारक जो प्रभावित करता है पृथ्वी पर सौर विकिरण को, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी धूप की अवधि कह लीजिए, धूप की अवधि या दिन की अवधि। दिन की अवधि हम कई बार शब्द इसलिए यूज नहीं करते, कई बार हम जब दिन शब्द आता है 1 दिन 2 दिन, उसमें 24 घंटे लेकर चलते हैं। ये दिन का मतलब यहाँ सनलाइट से जब निकला हो, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी धूप की अवधि कह लीजिए या सनशाइन जब सूर्य चमकता उसकी अवधि कह लीजिए, ये भी प्रभावित करती है। अब सीधी सी बात है भाई, हम जो सौर विकिरण है, इंसोलेशन जिसको कहते हैं, सौर ताप, सूर्य ताप, इंसोलेशन शब्द है सूर्य ताप के लिए, जो सूर्य ताप, जो सौर विकिरण या इंसोलेशन कहिए, हमें प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? रात को नहीं प्राप्त होता ना, दिन में प्राप्त होता है। तो जो सौर विकिरण है, हेंस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ डे,
यानी इसलिए जो सौर विकिरण है दिन की लंबाई पर निर्भर है। सौर विकिरण का प्राप्त हुआ दिन में, तो सीधी सी बात है भाई, दिन में मिलता रात को नहीं मिलता। दिन लंबा होगा तो ज्यादा सौर विकिरण मिलेगा, लोंगर द डे मोर द इंसोलेशन। दिन लंबा होगा ज्यादा सौर विकिरण मिलेगा। दिन लंबे कब होते हैं? गर्मियों में। डे इन समर लॉन्गर, लंबे होते हैं। मोर इंसोलेशन, ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है, इंसोलेशन सूर्यताप। डे इन विंटर, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो कम सूर्यताप प्राप्त होता है। इक्वेटर पर दिन रात हर समय दिन बराबर होते हैं, ना गर्मियों में बढ़ते हैं ना सर्दियों में घटते हैं, इक्वेटर पर बराबर होते हैं। तो वर्ष पर्यंत यहां बराबर मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी सीधी सी बात यहां है भाई, धूप की अवधि प्रभावित करती है। धूप ज्यादा कब निकलेगी? जब दिन बड़े होंगे। दिन बड़े कब होते हैं? गर्मियों में। तो सीधी सी बात है भाई, गर्मियों में सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा और सर्दियों में सूर्यताप कम प्राप्त होगा। और जैसे कि इक्वेटर है हमारी, इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर दिन बराबर होते हैं सदा, तो यहां वर्ष पर्यंत समान सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी जो जो हम अगर गर्मियों की बात करें, जो जो हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दिन की अवधि लंबी होती जाती है। जो जो हम ध्रुवों गर्मियों की बात करें, जो जो हम यानी गर्मियां भी उत्तरी गोलार्ध में अलग समय होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अलग समय होती हैं। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में 0 डिग्री लैटिट्यूड पर 12 घंटे का, 31 डिग्री अक्षांश पर 14 घंटे का, 29 डिग्री अक्षांश पर 16 घंटे का, 66.5 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे का दिन, 67.2 डिग्री अक्षांश पर 1 महीने का दिन, और 69.5 डिग्री अक्षांश पर 2 महीने का दिन, 78.1 डिग्री अक्षांश पर 4 महीने का दिन, 90 डिग्री अक्षांश पर 6 महीने का दिन। तो इस प्रकार देखिए, दिन की लंबाई लगातार बढ़ रही है जो जो हम पोल की तरफ जा रहे हैं। यानी जितना अधिक लंबा दिन उतना ही अधिक हमें सूर्यता प्राप्त होगा। और सर्दियों में दशाएं इसके विपरीत हो जाएंगी। सर्दियों में क्या हो जाएगा? हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, रात 14 घंटे की हो जाएगी, और सर्दियां आएंगी देखना बड़ी हो जाएंगी, रात 29 डिग्री पर रात 16 घंटे की हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है कि दशाएं सर्दियों में रिवर्स हो जाएंगी। यानी यहां यह था कि जब जिन क्षेत्रों में दिन लंबे होते हैं वहां अधिक सूर्यता प्राप्त होता है, और जिन क्षेत्रों में दिन छोटे होते हैं वहां कम सूर्यता प्राप्त होता है। तीसरा जो फैक्टर है सूर्यताप को प्रभावित करने का, उस तीसरे फैक्टर में है वायु प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एटमोस्फियर। वायुमंडल का क्या प्रभाव है? वायुमंडल का प्रभाव, वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो हमारा सौर विकिरण है, आपने पहले डायग्राम में देखा होगा, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन हैज टू पास थ्रू द थिक लेयर ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की मोटी लेयर को क्रॉस करना पड़ता है भूपृष्ठ पर आने के लिए। सोलर रेडिएशन हैज टू पास थ्रू थिक लेयर ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की मोटी लेयर पार करनी पड़ती है, वायुमंडल की मोटी लेयर पार करनी है भूपृष्ठ पर आने के लिए। तो फिर क्या हो गया भाई, जब मोटी लेयर से गुजर के आएगी किरणें ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान क्या होगा? किसकी जर्नी? रेज की, किरणों की जर्नी के दौरान क्या होगा? किरणें आएंगी वायुमंडल में। वायुमंडल में कौन है? बहुत सारी चीजें हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है, गैसेज हैं, क्लाउड्स हैं। उससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी किरणें, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा या ट्रांसमिशन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या है? किरणें आई, धूलिकणों से टकराई, धरती पर पहुंचे बिना वापस वायुमंडल में पहुंच गई। या एब्जॉर्प्शन, वायुमंडल में अवशोषण हो जाना, किरणें आई वायुमंडल में अवशोषित हो गई, किरणें आई स्कैटर हो गई, बिखर गई, या धरती पर पहुंच गई। यानी हमारा पॉइंट चर्चा का यह है कि क्या वायुमंडल का कोई प्रभाव पड़ता है भूपृष्ठ पर सौर विकिरण के वितरण में? हाँ पड़ता है। क्यों पड़ता है? सीधी सी बात है कि वायुमंडल की किरणों को मोटी जो परत है वायुमंडल की वो क्रॉस करनी पड़ती है, और वो आते हुए कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ किरणें
अवशोषित हो जाती है, कुछ किरणें स्कैटर हो जाती हैं और कुछ किरणें धरती पर पहुंच जाती हैं। यानी वायुमंडल अवरोध पैदा करता है, यानी रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन परावर्तन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण हो जाना, अवशोषण हो जाना यानी खा लेना, समावेशित कर लेना। स्कैटरिंग बिखर जाना, जैसे कि टकराकर बिखर जाती है। ट्रांसमिशन क्रॉस करके धरती पर पहुंच जाना। ये ब्रीफ में लिखा है RAST, यानी इसका मतलब यहाँ R का मतलब रिफ्लेक्शन, A मीन्स एब्जॉर्प्शन, S मीन्स स्कैटरिंग, T मीन्स ट्रांसमिशन। यानी जगह कम थी इसलिए सीधा राष्ट्र लिख दिया। यानी राष्ट्र किस पर डिपेंड है, यानी किरणें रिफ्लेक्ट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी या स्कैटर होंगी या उनका ट्रांसमिशन होगा, किस पर डिपेंड है? डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? कौन बैठे हैं वायुमंडल में? डस्ट पार्टिकल, धूलिकण है, वाटर वेपर जलवाष्प हैं, गैसेस हैं, बादल हैं। यानी इनके कारण रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब पॉइंट ध्यान रखें क्या चल रहा है कि क्या वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्योंकि धूलिकणों के कारण, वाटर वेपर के कारण, गैसेस के कारण, क्लाउड्स के कारण रिफ्लेक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। तो जब ये सारी की सारी चीजें हो गई तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफर विद, तो उसमें क्या हो गया? डिफरेंसेस आ गए, किसमें? सोलर रेडिएशन की प्राप्ति में। सारी जगह एक जैसे डिफरेंस नहीं आते। क्यों नहीं आते सारी जगह एक जगह से डिफरेंस? क्योंकि डस्ट पार्टिकल कहीं पर वायुमंडल में ज्यादा है, कहीं पर कम है। इसी प्रकार वाटर वेपर भी कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, बादल भी कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। तो मान लीजिए रेतीले क्षेत्र हैं, वहां डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, तो डस्ट पार्टिकल हो सकता है कम सोलर रेडिएशन को आने दे। यानी सीधी सी बात है कि धरती पर पहुंचने के लिए वायुमंडल की मोटी परत को क्रॉस करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है डस्ट पार्टिकल से, वाटर वेपर से, गैसेस से, क्लाउड से, और ये सौर विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका स्कैटर कर देते हैं, ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो और इनका वितरण भी हर जगह समान नहीं है। तो रिजल्ट क्या है? जो हमारी धरती पर पहुंचेगा आपका सौर विकिरण, उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे। यानी हमारा जो वितरण है सौर विकिरण का, उसमें भी भिन्नताएं पाई जाएंगी एरिया के साथ और एल्टीट्यूड के साथ, ऊंचाई के साथ। एरिया के साथ क्यों? क्योंकि कहीं पर बादल ज्यादा है, कहीं पर धूलिकण ज्यादा है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। विद्यार्थियों, इसमें जो आपकी धरती है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सूर्य और धरती के बीच की दूरी, जो आपकी धरती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, अंडाकार पथ पर घूमती है धरती। जो धरती है अंडाकार पथ पर घूमती है, तो इसलिए धरती और सूर्य के बीच की दूरी सदा बराबर नहीं रहती। Therefore, distance between both goes on changing, ये दूरी बदलती रहती है। एवरेज डिस्टेंस धरती और सूर्य के बीच के 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये आपका सूर्य दिखाया है, ये आपका यहाँ सूर्य दिखाया गया है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये पथ दिखाया गया है पृथ्वी का, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये जो पथ है ये एलिप्टिकल है, ये अंडाकार है। तो जब अंडाकार पथ पर घूमेगी तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि धरती, ये धरती आपकी जगह जगह धरती दिखाई, यहां भी धरती दिखाई, गोल गोल लगाए हैं ना रेड रेड पेन से धरती के लोकेशन, धरती ऐसी घूम रही। तो धरती और सूर्य के बीच की दूरी सदा बराबर नहीं रहती, इसमें बदलाव होता रहता है। अब विद्यार्थियों, कई बार तो धरती सूर्य के दूर होती है, कई बार सूर्य के पास होती है। क्यों? पथ अंडाकार है। अब एक समय ऐसा होता है जब धरती और सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ये लिखा है यहां, ये देखिए, ये आपका सूर्य है, ये धरती के लोकेशन है। तो ये 4 जुलाई को ये सिचुएशन है। 4 जुलाई को धरती, ये धरती है, यहां धरती और सूर्य के बीच की दूरी 4 जुलाई को 15.2 करोड़ किलोमीटर है। जब धरती और सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है,
यानी सबसे ज्यादा दूर इसी दिन होती है धरती सूर्य से। किस दिन? 4 जुलाई को। और सबसे ज्यादा नजदीक धरती सूर्य के किस दिन होती है? वो होती है 3 जनवरी को। ये लिखा होगा यहाँ 3 जनवरी, 3 जनवरी को होती है, ये लिखा है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को धरती और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अब जब धरती सूर्य के नजदीक होगी तो अधिक सूर्यता प्राप्त होगा। ये 3 जनवरी को हमें सबसे ज्यादा सूर्यता प्राप्त होता है और 4 जुलाई को हमें सबसे कम सूर्यता प्राप्त होता है। यानी यहां जो पॉइंट चर्चा का है, धरती और सूर्य के बीच की दूरी भी प्रभावित करती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सौर विकिरण को, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार मार्ग पर घूमती है। अंडाकार मार्ग पर घूमने के कारण एक समय ऐसा आता है जब धरती और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, जो कि 15.2 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को होती है। इसे हम अपहेलियन की स्टेज या अपसोरिका कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा होती है तो धरती पर कम सौर विकिरण प्राप्त होता है, लिखा है लेस सोलर रेडिएशन। और जब धरती और सूर्य पास होते हैं, सर्वोत्तम पास जो होते हैं 3 जनवरी को होते हैं, धरती और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है और 3 जनवरी के दिन को धरती पर सबसे ज्यादा सूर्यता प्राप्त होता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये तो फिर भी हमें 4 जुलाई को फिर भी हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी होती है और 3 जनवरी को ठंड होती है। ये बच्चों, अगर ये स्थिति ना होती, हमारी सर्दियां और अधिक सर्द होती। ये तो हमें सर्दियों में ज्यादा सूर्यता प्राप्त हो रहा उत्तरी गोलार्ध में, अन्यथा हम और ज्यादा ठंड में मरते। और ये तो हमारा सूरज और धरती के बीच की दूरी ज्यादा है जुलाई में, अन्यथा हमें और गर्मी का आभास होता। ये लिखा है नदरन हेमस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में विंटर्स एंड समर्स 7% लेस स्फीयर, यानी इस स्थितियों के कारण हमें 7% कम गर्मी या कम सर्दी लगती है, या कम सर्दी और कम गर्मी हमें प्राप्त होती है सूर्य की इस और पृथ्वी की इस स्थिति के कारण। 3 जनवरी की स्थिति को उपसोरिका कहते हैं। ये साधारण हेमस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में से विपरीत है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, 3 जनवरी को वहां गर्मी होती है। और दूसरा हो गया सूरज सबसे पास, तो दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी का महीना है, वो गर्मी का महीना जितना होना चाहिए उससे 7% ज्यादा गर्म होता है। और जुलाई का महीना, जून जुलाई का महीना दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का महीना है, तो वहां सर्दियां 7% ज्यादा होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां और गर्मियां 7% ज्यादा होती हैं जितनी होनी चाहिए उसकी बजाय। और वास्तव में चलो ये तो है, ये फैक्टर जो दूसरे 2 फैक्टर पढ़ाए हैं, पहला और दूसरा फैक्टर, उसकी तुलना में इसका प्रभाव ऐसे नगण्य है। 5वां फैक्टर है सौर कलंकों की संख्या, या सौर कलंक कह लीजिए। सौर कलंक क्या है? जो हमारा सूर्य है इस पर काले धब्बे बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये दिखाया गया, ये हमारा सूर्य दिखाया गया ये सर्कल में, ये काले काले धब्बे हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। सनस्पॉट क्या होते हैं? जो काले धब्बे होते हैं सूर्य में वो कहलाते हैं सनस्पॉट या सौर कलंक। और ये सौर कलंक बनते और बिगड़ते रहते हैं, साइक्लिक रूप में बनते और बिगड़ते हैं। एक समय ऐसा आता है लगातार बढ़ते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है लगातार घटते रहते हैं। सनस्पॉट टेंड टू चेंज इन साइक्लिक मैनर, साइक्लिक मैनर में चेंज होते हैं। इंक्रीज कंटिन्यूसली फॉर 11 ईयर, लगातार 11 साल तक बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और फिर लगातार 11 साल तक घटते रहेंगे। डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली फॉर 11 ईयर, लगातार 11 साल तक घटते रहेंगे। अब इनका क्या प्रभाव है? ये जो काले काले धब्बे बनते हैं जिनको सौर कलंक कहा गया है, ये जब ज्यादा होंगे तो उस समय ज्यादा सूर्यता प्राप्त होगा। ये ज्यादा होंगे तो ज्यादा सूर्यता प्राप्त होगा, कम होंगे तो कम सूर्यता प्राप्त होगा। यानी ज्यो ज्यो इन सौर कलंकों की संख्या बढ़ती है त्यों तो हम पृथ्वी पर अधिक ताप प्राप्त करते हैं। अब यानी सीधा कह लिए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ सनस्पॉट्स एंड एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन, यानी जितने ज्यादा सनस्पॉट होंगे
सूर्य उतनी अधिक मात्रा में एनर्जी छोड़ेगा। अगर उतनी अधिक मात्रा में एनर्जी छोड़ेगा धरती पर भी ज्यादा मिलेगी। और ऐसा देखा गया है कि जो हमारा सौर स्थिरांक है, जिसको मैंने कहा था कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, डायग्राम में पहली पीपीटी पर ही या दूसरी पीपीटी पर मैंने दिखाया था, तो उस सौर स्थिरांक में भी 3% प्लस माइनस 3% का अंतर आ जाता। कब? जब सूर्य में काले काले धब्बे ज्यादा होते हैं, अधिक सूर्यताप प्राप्त होता, तो वायुमंडल की बाहरी सीमा पर 3% ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होगा। और जब काले धब्बे न्यूनतम होते हैं उस समय कम सूर्यताप प्राप्त होता है, यानी 3% कम सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी सीधी सी बात है भाई, सूर्य में काले धब्बे लगातार 11 साल तक बढ़ेंगे, फिर 11 साल तक घटेंगे। जब 11 साल तक बढ़ेंगे, सूर्य से जो विकिरित ऊर्जा है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा वो ज्यादा निकलेगी, धरती पर ज्यादा मिलेगी। और जब ये धब्बे कम होते चले जाएंगे, सौर कलम कम होते चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कम सौर विकिरण निकलेगा, थोड़ा सा कम सौर विकिरण निकलेगा, तो हमें वायुमंडल की बाहरी सीमा पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। अंततः यानी जो हमारा भूपृष्ठ है वहां पर भी सूर्यताप में अंतर आ जाएगा। किसके कारण? सौर कलंकों के कारण। छठा फैक्टर है रिलीफ, धरातल। धरातल भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? किसका पढ़ रहे हैं हम? पृथ्वी पर सूर्यताप के वितरण को कैसे प्रभावित करता है। और कौन सा धरातल प्रभावित करता है? खासकर माउंटेनियस एरिया, पर्वतीय धरातल, वो प्रभावित करता है सूर्यताप को। कैसे प्रभावित करता है बच्चों? अब ये धरातल दिखाया है माउंटेनियस, पर्वतीय। यहां ये देखिए, जो माउंटेन के जो टॉप हैं, सीधी सी बात है भाई, सूर्य निकलेगा सबसे पहले यहां पड़ेगा। यहां से मान लीजिए सूर्य निकला, जहां ये कर्सर है, तो सबसे पहले टॉप पर पड़ेगा। ये खाई में थोड़े पड़ेगा, सबसे पहले यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। जो माउंटेन टॉप्स हैं वहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। माउंटेन टॉप्स गेट मोर रेडिएशंस एज कंपेयर टू नैरो एंड डीप वैली। जो आपकी नैरो, संकरी और डीप वैली है, ये जो खाइयां हैं, जो घाटियां हैं, जो संकरी घाटियां हैं, गहरी घाटियां हैं, वहां हमें यहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। क्यों? हो सकता है दोपहर को यहां सूर्य आए, दोपहर को 2-3 घंटे के लिए यहां सूर्यताप प्राप्त हो, अन्य समय में यहां छाया रह सकती है। छिपते समय भी छाया रह सकती है, निकलते समय भी छाया रह सकती है। यानी जो आपकी वैलीज हैं वहां हो सकता है दोपहर को 2-3 घंटे ही हमें सूर्यताप प्राप्त हो। तो सूर्यताप की प्राप्ति किसने प्रभावित कर दी? धरातल ने। धरातल में जो टॉप है वहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त और घाटियों में कम सूर्यताप प्राप्त होगा, और वो भी दोपहर को। और दूसरे लिखा भी, नैरो एंड डीप वैलीज में गेट रेडिएशंस ड्यूरिंग द नून ओनली फॉर 2 or 3 आवर्स। इसी प्रकार जो पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में है, उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो स्लोप्स हैं, जो ढाल हैं, वहां पर भी सूर्यताप की प्राप्ति में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सदर्न स्लोप्स है, उत्तरी गोलार्ध में जो दक्षिणी ढलान है, यानी हिमालय पर्वत समझ लीजिए आप, हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर, एग्जांपल यहां ले रहा हूं मैं पर्वत का, हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, उत्तरी ढलानों पर कम। क्यों? क्योंकि उत्तरी ढलान के ऊपर परछाई रहेगी, उत्तरी ढलान की तरफ सूर्य की रोशनी जाएगी ही नहीं। जब उत्तरी ढलान की तरफ सूर्य की रोशनी जा ही नहीं रही है, तो वहां सूर्यताप कम प्राप्त होगा। और दक्षिणी ढलान पर क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सामने है। ये स्थितियां दक्षिणी गोलार्ध में इसके उल्टे हो जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी ढाल है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ढलानों पर, तो वहां अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो दक्षिणी ढलान है वहां सूर्य किरणें बहुत कम प्राप्त होती हैं या बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती, तो वहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। यानी धरातल की प्रकृति अगर पर्वतीय है तो पर्वत के किसी हिस्से में अधिक, किसी हिस्से में कम, घाटी में कम ज्यादा हो सकता है, पर्वत के शिखरों पर कम ज्यादा हो सकता है। यानी धरातल ने भी पृथ्वी पर आने वाले सूर्यताप को प्रभावित कर दिया।
नेक्स्ट है, लास्ट में, ये किसी बुक में भी नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आपका औद्योगिकरण है उससे भी सूर्यता प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वास्तव में सौर विकिरण को सौर विकिरण पृथ्वी पर जो आती है किन क्षेत्रों में प्रभावित किया है? जहां इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, औद्योगिकरण के कारण जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, औद्योगिक संकुल कह लीजिए, यानी जहां उद्योग धंधे ज्यादा हैं, जहां फैक्ट्री ज्यादा, कारखाने ज्यादा हैं। जैसे कि आप ले लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के आसपास गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा एंड सो ऑन। इसी प्रकार मुंबई और आसपास के क्षेत्र, कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र, सारे के सारे टाउन आ गए इसमें, जहां इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो वहां पर भी सूर्य ताप की प्राप्ति प्रभावित होती है। क्यों होती है? इंडस्ट्रीज के कारण। ये चिमनी दिखाई गई है, ये चिमनी है यहां, ये देखिए, ये सिंबॉलिक चिमनी दिखाई गई। एक चिमनी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन चिमनियों के माध्यम से क्या गया? वायुमंडल में धुआं चला गया, डस्ट चला गया, जो जलवाष्प चला गया, या डिफरेंट गैसेस, CO2, NO2, जो भी आपके कोयले से या पेट्रोलियम से निकलती हैं, जो भी ईंधनों से निकलती हैं, वो सारी की सारी चली गई। धूल मिट्टी भी चली गई। यानी बड़े बड़े नगरों के ऊपर, औद्योगिक नगरों के ऊपर एक गुंबद बन जाता है, डोम बन जाता है, गुंबद बन जाता है। किसका गुंबद? पोल्यूशन का, जिसमें बहुत सारी CO2 है। जैसे कि CO2 अधिक मात्रा में पार्थिव विकिरण को सोख लेती है। CO2 है, NO2 है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है। यानी बड़े बड़े औद्योगिक नगरों के ऊपर ये गुंबद बन गया, पोल्यूशन का डोम हो गया। इसको स्मोक कहते हैं, यानी इसमें धुआं भी है, जलवाष्प भी है, गैसेस भी हैं। और कई बार आप बड़े बड़े शहरों में गए होगे तो आपने देखा भी होगा, कई बार सूर्य की रोशनी कम आती हुई सी प्रतीत होती है, धुंधला धुंधला सा आसमान होता है। ऐसा होता है कि जैसे आसमान में कहीं ना कहीं धुआं सा छाया हो, या आसमान में कहीं धूल का गुब्बार सा छाया हो। अब आते हैं कि इसने कैसे प्रभावित किया विद्यार्थियों, सौर विकिरण को कैसे प्रभावित किया। ये सूर्य है, सूर्य से विकिरण निकली, कुछ विकिरण सीधे धरती पर चली गई, ट्रांसमिशन हो गया। ट्रांसमिशन का अर्थ है सीधे धरती पर चली गई, सूर्य से निकली सीधे धरती पर चली गई। कुछ विकिरण निकली, वो एब्जॉर्ब कर ली। किसने? जो इन चिमनियों ने गैसें छोड़ी थी, जो इन चिमनियों ने डस्ट पार्टिकल छोड़े थे, वाटर वेपर छोड़े थे, इन्होंने उनको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये वाटर वेपर ना होते, ये वाटर वेपर या जो पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री ने छोड़े हैं वो ना होते, तो हो सकता है ये सौर विकिरण भी सीधा धरती पर पहुंचता। इस डस्ट के कारण, इस डस्ट डोम के कारण, इस डस्ट के गुंबद के कारण, इन पोल्यूटेंट्स ने, इन प्रदूषकों ने जो इंडस्ट्री निकाले हैं, कुछ सौर विकिरण को एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, और कुछ उन पोल्यूटेंट्स के कारण बिखर गई। कुछ स्पेस में चली गई बिखर के, कुछ दाएं बाएं बिखर के चली गई। हो सकता है सीधा धरती पर आती, परंतु स्कैटरिंग हो गई, बिखराव हो गया, और कुछ इन पोल्यूटेंट्स के कारण रिफ्लेक्ट हो गई। आई, पोल्यूटेंट से टकराई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। यानी इस डस्ट डोम के कारण, किसके कारण हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ये जो डस्ट डोम बना, ये स्मोग और जो स्मोग का गुब्बार बना या गुंबद बना लंबे चौड़े क्षेत्र में, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, तो वहां पर सूर्य की किरणें कुछ तो ट्रांसमिट हो गई, कुछ तो धरती पर चली गई, कुछ रास्ते में ही अवशोषित हो गई, कुछ स्कैटर हो गई, बिखर गई, और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। तो अंततः इस गुंबद के कारण, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पृथ्वी पर सौर विकिरण का आना प्रभावित हुआ। जब सौर विकिरण कम ज्यादा आएगी तो पृथ्वी पर सौर विकिरण, यानी उन क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियलाइज क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में सौर विकिरण प्रभावित होगी ही होगी। ये लिखा है यहां बिल्कुल जो मैंने बोल दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड एमिशन ऑफ गैसेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या परिणाम है? गैसें निकली हैं, डस्ट पार्टिकल, धूलिकण निकले हैं, लिक्विड निकले हैं, एमिशन, निकलना लिक्विड्स कहां से? चिमनियों से। रिजल्ट क्या है?
जब ये इंडस्ट्री ने छोड़ दी, गैसेज छोड़ दी, डस्ट पार्टिकल छोड़ दिए, लिक्विड छोड़ दी, रिजल्ट क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ डोम ऑफ गैसेज डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू हाई राइज बिल्डिंग एंड लो विंड स्पीड। भाई ये गैसें छोड़ दी चिमनियों ने, डस्ट पार्टिकल छोड़ दिए, लिक्विड छोड़ दिया कारखानों ने, तो ऐसी स्थिति में एक धूल का कह लीजिए, धुएं का कह लीजिए, या पोल्यूटेंट्स का कह लीजिए, एक गुंबद बन गया। और दूसरे, ये गुंबद क्यों बनता है, क्यों पोल्यूटेंट्स दाएं बाएं नहीं जाते? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं शहरों में, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, और विंड जब कम होती है उन पोल्यूटेंट्स को बाहर बहुत कम ले जा पाती हैं, इसलिए वो गुंबद वहां पोल्यूटेंट्स का बन जाता है। रिजल्ट क्या होता है उस गुंबद का? उस गुंबद के कारण जो सौर विकिरण है वो उसके कारण रिफ्लेक्शन होगा, सौर विकिरण का एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, और ये काम होंगे तो ये काम होंगे, तो इसके कारण ये भी प्रभावित होगा। तो ये आपका टॉपिक था विद्यार्थियों, सूर्यताप क्या है और सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। वास्तव में ये पीपीटी दूसरी यहाँ सेव हो गई, पहली पीपीटी में पढ़ाना चाह रहा था, चलो ये सेव हो गए तो ये पढ़ाई गई, क्योंकि लेसन तो दोनों ही यहाँ पढ़ाने थे। विद्यार्थियों इन पीपीटी को बार बार में देखें और बार बार में इसको मेमोराइज करने, बार बार में समझने की कोशिश करें, और जो टिपिकल वर्ड है अंग्रेजी के जो आपको समझ में नहीं आते उनके कॉपी पर नोट कर लें, और कॉपी पर नोट करके उनकी हिंदी भी लिख लें। इससे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंग्रेजी में भी सुधार होगा। एंड देन थैंक यू।